पिछले क्लास में ट्रांसफार्मर देखे थे अपन, उसका इंट्रोडक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल हो चुका है। आज हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर की क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर को हम वेरियस टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, वेरियस बेसिस पर इसकी क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट वोल्टेज। फर्स्ट है क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज की बेसिस पर ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन देखते हैं। फर्स्ट है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सेकेंड इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट वोल्टेज देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। फर्स्ट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सेकेंड इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो हम डिटेल देखते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ऊंचाई बोलते हैं इसको। ठीक है, ऊंचाई, और स्टेप डाउन को अपचाई बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, किसी अप्लाइड लो इनपुट एसी वोल्टेज को हाई आउटपुट एसी में कन्वर्ट करता है। क्लियर हुआ? तो अप्लाइड लो एसी वोल्टेज है उसको ये स्टेप अप कर देता है, बूस्ट कर देता है। दैट मीन्स ये हाई आउटपुट एसी वोल्टेज में वो कन्वर्ट करता है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, इट इंक्रीजेस the voltage of applied input AC signal, voltage of applied input AC signal। ठीक है, तो अप्लाइड इनपुट AC जो सिग्नल है, उस अप्लाइड इनपुट AC सिग्नल की वोल्टेज लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हो, इट कन्वर्ट्स लो इनपुट AC वोल्टेज टू हाई आउटपुट AC वोल्टेज, हाई आउटपुट AC वोल्टेज। ठीक है, तो बेसिकली स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, किसी अप्लाइड इनपुट AC वोल्टेज की एम्पलीट्यूड को, उसकी वोल्टेज लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है। या फिर क्या बोल सकते हो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, इट कन्वर्ट्स लो इनपुट AC वोल्टेज टू हाई आउटपुट AC वोल्टेज। क्लियर हुआ? तो बेसिकली ऐसा ट्रांसफार्मर जो किसी अप्लाइड लो इनपुट AC वोल्टेज को हाई आउटपुट AC वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, ऐसे ट्रांसफार्मर को क्या बोलते हैं, हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्लियर हुआ? सेकंड है, जनरली हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ हम इलेक्ट्रिक पावर जो जनरेशन जो स्टेशन होता है, जहाँ इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होता है, या फिर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन जो होता है, उसमें अल्टरनेटर से जो जनरेटेड सिग्नल होता है, उस अल्टरनेटर से जनरेटेड AC वोल्टेज सिग्नल को हाई AC वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। जब वो अल्टरनेटर से जनरेटेड जो सिग्नल है, उस वोल्टेज सिग्नल की वोल्टेज लेवल को हाई वोल्टेज लेवल में बूस्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ताकि उस हाई वोल्टेज की AC सिग्नल को प्रॉपरली हम क्या कर सके, ट्रांसमिट कर सके। क्लियर हुआ? तो सेटिस्फैक्ट्री ट्रांसमिशन को अचीव करना है, या फिर प्रॉपर आपका ट्रांसमिशन करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उस AC वोल्टेज है उसकी एम्पलीट्यूड को डिजायर्ड हाई आउटपुट AC वोल्टेज में हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर आपको कहीं कभी भी पूछे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहाँ पर यूज़ होता है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर को हम जनरली कहाँ पर यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में, जनरेटर जो से जनरेटेड जो सिग्नल होता है,
उस जनरेटेड एसी सिग्नल की वोल्टेज वैल्यू को डिजायर्ड वोल्टेज लेवल तक इंक्रीज करने का काम करता है, ताकि उस हाई एसी वोल्टेज के सिग्नल को प्रॉपरली ट्रांसमिट किया जा सके। क्लियर हुआ? तो जनरेशन स्टेशन में यूज होता है, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। क्लियर हुआ? तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो लो इनपुट एसी वोल्टेज को हाई आउटपुट एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो ये हो गया आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है, हम देखते हैं नेक्स्ट है स्टेप डाउन। ठीक है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई इनपुट एसी को लो आउटपुट एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इट कन्वर्ट्स हाई इनपुट एसी वोल्टेज टू लो आउटपुट एसी वोल्टेज। क्लियर हुआ? तो ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई वोल्टेज सिग्नल की वोल्टेज लेवल को डिक्रीज करके लो वोल्टेज का आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो हाई इनपुट एसी वोल्टेज को लो आउटपुट एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। कहने का मतलब ये क्या करता है, किसी अप्लाइड एसी वोल्टेज सिग्नल की वोल्टेज लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है, लोअर करने का काम करता है, कम करने का काम करता है। ठीक है, सो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज नथिंग बट इट इज अ ट्रांसफार्मर विच कन्वर्ट्स हाई इनपुट एसी वोल्टेज टू लो आउटपुट एसी वोल्टेज। क्लियर हुआ? तो बेसिकली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज हम डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक जो पावर जो रहता है हमारे शहरों में जो रहता है, हाई एसी वोल्टेज से ट्रांसमिटेड जो सिग्नल है एसी सिग्नल, उस एसी सिग्नल को लोअर करके लो वोल्टेज एसी के फॉर्म में उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन पे इसका यूज़ किया जाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ कहाँ पर होता है, इट इज़ यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर के डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो हमारा क्या रहता है जनरली ट्रांसमिटेड, अगर हम पावर की बात करें, ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक पावर 1.1 किलो वोल्ट, ठीक है, 2.2 किलो वोल्ट, 2.2 किलो वोल्ट, 3.3 किलो वोल्ट, 6.6 किलो वोल्ट या फिर 11 किलो वोल्ट। इस पर्टिकुलर पावर रेंज इतने था। 1.1 किलो वोल्ट मतलब 1100 वोल्ट बोल सकते हो, 2.2 किलो वोल्ट मतलब 2200 वोल्ट, 3.3 किलो वोल्ट मतलब 3300 वोल्ट, 6.6 किलो वोल्ट मतलब 6600 वोल्ट और 11 किलो वोल्ट मतलब 11000 वोल्ट। ठीक है, तो इतने वोल्टेज लेवल का सिग्नल रहता है जो ट्रांसमिटेड एसी वोल्टेज सिग्नल रहता है। अब इस वेरी हाई वोल्टेज लेवल की एसी सिग्नल को तो हम अपना डोमेस्टिक या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, तो इसको हमें क्या करना पड़ता है, लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, जनरल अप टू 400 वोल्ट। ठीक है, तो 400 वोल्टेज के रेंज में इस हाई एसी वोल्टेज को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इस हाई वोल्टेज की ट्रांसमिटेड एसी वोल्टेज सिग्नल को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पर हम किसका यूज़ करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज होता है। तो ट्रांसमिशन पर्पस के लिए स्टेप अप और डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए क्या यूज होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज होता है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो हाई एसी वोल्टेज को लो आउटपुट एसी में कन्वर्ट करता है। क्लियर हुआ? तो ये है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज की एम्पलीट्यूड के बेसिस पर ट्रांसफार्मर का दो टाइप। क्लियर हुआ? अगला देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन, कोर के कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर। ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कोर्स के कंस्ट्रक्शन आप सभी को पता है
कि हर एक ट्रांसफार्मर में दो चीज़ बिल्कुल रहेंगे। एक तो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग रहेगा, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, और उस वाइंडिंग को, इस कॉपर वायर को वाउंड करके जो हम कॉइल तैयार करते हैं, जिस फिजिकल स्ट्रक्चर पे हम कॉपर वायर को वाउंड करके बनाते हैं, उस फिजिकल स्ट्रक्चर को कोर बोलते हैं। तो कोर की कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर ट्रांसफार्मर है वो कितने टाइप का होता है? मेनली दो टाइप। एक को क्या बोलते हैं हम? कोर टाइप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। फर्स्ट क्या है आपका? कोर टाइप। कोर टाइप ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। दूसरा है आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर। दूसरा ट्रांसफार्मर है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर, है ना, ठीक है। ट्रांसफार्मर की डिज़ाइन करने के लिए उसकी कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाली कोर के स्ट्रक्चर के ही बेसिस पर ट्रांसफार्मर का दो टाइप, एक कोर टाइप और दूसरा क्या होता है? सेल टाइप। तो हम चलो देखते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में देखते हैं। कोर टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, उसमें कैसे रहता है आप सबको मैं बता दूं कि ट्रांसफार्मर में एक कोर होता है, उसी कोर पे हम क्या करते हैं? कॉपर जैसे हाई कंडक्टिविटी या फिर हाई कंडक्टिविटी वाले मटेरियल से बने हुए वायर को वाउंड करके हम क्या बनाते हैं? वाइंडिंग तैयार करते हैं। हर एक ट्रांसफार्मर में जनरली दो वाइंडिंग्स रहेंगे ही रहेंगे, जिसमें से एक को हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वाइंडिंग। क्लियर हुआ? तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को जिस पर्टिकुलर फिजिकल स्ट्रक्चर पे वाउंड किया जाता है, उसी फिजिकल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। तो बेसिकली जो कोर है वो क्या होना चाहिए? हाई परमिबिलिटी का होना चाहिए, हाई परमिबिलिटी मटेरियल से बना हुआ होना चाहिए। हाई परमिबिलिटी मटेरियल से बने हुए कोर यूज़ करते हैं। जनरली कोर का डिज़ाइनिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? स्टील, ठीक है, स्ट्रिप्स ऑफ स्टील्स, स्ट्रिप्स ऑफ स्टील इज यूज्ड, ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं? कोर के डिज़ाइनिंग करने के लिए हम स्टील के स्ट्रिप्स का हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, जिसमें स्टील के स्ट्रिप को हम क्या करते हैं? स्टेकिंग करते हैं। पतली पतली स्ट्रिप होता है, जिसमें से हर एक स्ट्रिप की जो थिकनेस जो होती है 0.3 मिलीमीटर से लेकर 0.5 मिलीमीटर के थिकनेस का होता है, ठीक है। स्ट्रिप्स ऑफ स्टील्स आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। द थिकनेस ऑफ स्ट्रिप इज 0.35 मिलीमीटर टू अप टू 0.5 मिलीमीटर। क्लियर हुआ? तो 0.35 से लेकर 0.5 की थिकनेस की स्टील की स्ट्रिप्स होती है। वो स्ट्रिप्स को हम क्या करते हैं? स्टेकिंग करते हैं। मतलब एक के ऊपर एक क्या करते हैं? स्टेकिंग करते हैं। स्टेकिंग करने से जो कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयार होता है वही क्या कहलाता है? कोर। तो जनरली हम 0.35 से 0.5 की थिकनेस की हम स्टील की स्ट्रिप्स यूज़ करते हैं, जिसमें से हम क्या होता है? हर एक जो स्ट्रिप्स जो रहता है उसको सिलिकॉन मटेरियल से क्या किया जाता है? लेमिनेटेड किया जाता है। उस हर एक स्ट्रिप के बीच में सिलिकॉन मटेरियल का लेयर होता है, ताकि क्या हो सके? इसकी मतलब इसमें एडी करेंट और हिस्टेरिसिस जैसे लॉस है वो क्या हो सके? रिड्यूस हो सके। आप सोच रहे होंगे कि बाकी कॉइल को डिज़ाइन करने के लिए एक सॉलिड स्ट्रक्चर का यूज़ कर देते हैं और उसी सॉलिड स्ट्रक्चर में हम कॉपर वायर को वाउंड कर देते हैं। वाउंड करने से जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को कॉइल बोलते हैं। क्लियर हुआ? बट ट्रांसफार्मर के डिज़ाइनिंग के लिए क्यों सॉलिड स्ट्रक्चर, सॉलिड कोर का यूज़ नहीं किया जाता? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ट्रांसफार्मर के यूज़ के लिए अगर हम सॉलिड कोर का यूज़ करें तो सॉलिड कोर के केस में उसमें एडी करेंट और हिस्टेरिसिस जो लॉसेस होती है
एडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉसेस की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा। लॉसेस की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। लॉसेस की वैल्यू ज़्यादा होने के कारण उस ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। अगर आपको ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है तो ट्रांसफार्मर के कोर को सॉलिड कोर ना बना करके क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिप्स ऑफ सिलिकॉन जो लेमिनेटेड स्टील है उसी से आपको कोर है उसको क्या करना पड़ेगा, तैयार करना। ठीक है, तो जनरली जो स्ट्रिप्स जो यूज़ होता है, स्टील की जो स्ट्रिप्स यूज़ होता है जनरली एल शेप, आई शेप और ई शेप की आपका सिलिकॉन स्टील, सॉफ्ट आयरन की स्टील मटेरियल, स्टील का कोर है उसको डिज़ाइन करते हैं। स्टील स्ट्रिप्स आर यूज्ड जनरली शेप ऑफ एल, एल शेप, आई शेप और ई शेप। एल, आई एंड ई शेप की सिलिक स्टील स्ट्रिप्स है उसका क्या करते हैं, यूज्ड होता है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर। ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर। ठीक है, तो कोर की कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या करते हैं, एल शेप, आई शेप और ई शेप के स्ट्रक्चर के सिलिकॉन स्ट्रिप्स का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। मतलब पतली पतली शीट्स का यूज़ करते हैं। स्ट्रिप बोलने का मतलब स्टील शीट्स है। एल शेप की स्टील शीप है, आई शेप की ई शेप के, इस टाइप से रहता है। मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये आपका एल शेप है। ठीक है, ये आपका एल शेप का आपका सीट हो गया। ठीक है, एल शेप का आपका स्टील सीट हो गया। फिर क्या करते हैं, आई शेप का स्टील सीट्स यूज़ होता है। इसकी थिकनेस 0.35 mm से 0.5 होता है। एल शेप, आई शेप एंड ई शेप। ई शेप्स की हम क्या करते हैं, स्टील सीट्स का यूज़ करते हैं और इसी स्टील सीट्स को क्या कर देते हैं, स्टेकिंग करते हैं। एक के ऊपर एक जो सीट्स हैं उसको क्या किया जाता है, रखा जाता है। एक के ऊपर एक स्टेकिंग करते हैं जिसमें से हर एक जो सीट्स रहता है, स्टील जो सीट्स रहता है वो लेमिनेटेड रहता है ताकि क्या हो सके, इसमें एडी करेंट और हिस्टेरिसिस की लॉसेस हैं उसकी वैल्यू को हम क्या कर सके, कम कर सके। तो लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील है बोल सकते हैं। मतलब सिलिकॉन मटेरियल से क्या किया जाता है, हर एक आपका स्टील शीट्स जो रहता है, स्ट्रिप्स जो रहता है उसको क्या कर दिया जाता है, लेमिनेटेड कर दिया जाता है ताकि इसकी रजिस्टिविटी है वो क्या हो सके, बढ़ सके। रजिस्टिविटी प्रॉपर्टी जब इंक्रीज हो जाएगा तो इसमें एडी करंट के फॉर्म में जो लॉसेस होंगे उसकी लॉसेस की वैल्यू क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो एल शेप, आई शेप और ई शेप की सिलिकॉन लेमिनेटेड स्टील शीट्स का यूज़ किया जाता है। लेमिनेटेड स्टील शीट्स हैं उसको स्टैकिंग कर दिया जाता है, एक के ऊपर एक अरेंज कर दिया जाता है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोर टाइप का ट्रांसफार्मर है उसकी डिज़ाइनिंग कैसे होता है। कोर टाइप की ट्रांसफार्मर की डिज़ाइनिंग करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एल शेप की लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील शीट्स यूज़ करते हैं और दो एल शेप लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील शीट्स को क्या कर दिया जाता है, इस टाइप से अरेंज करते हैं। आपको बता दे रहा हूँ मैं, दो एल शेप की आपके दो एल शेप लिया मैंने, इसको ऐसा है बड़ा ऐसा। ठीक है, तो ये एक आपका एल शेप लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील शीट्स है जिसकी थिकनेस है 0.35 mm से 0.5 mm का होता है और एक जो सीट है वो ये है। तो दो एल शेप्ड लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील सीट का यूज़ किए हैं और ये दोनों सीट्स को हमने क्या कर दिए, इस ऑर्डर में क्या कर दिए, रेक्टेंगुलर फॉर्म में उसको क्या कर दिए, अरेंज कर दिए, दोनों को ज्वाइन कर दिए। तो दो एल शेप्ड सिलिकॉन लेमिनेटेड सील को हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या कर दिए, अरेंज कर दिए, ज्वाइन कर दिए। अब देखो ये वाला जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो ज्वाइनिंग पॉइंट है दोनों लेमिनेटेड आपका सिलिकॉन, जो मतलब लेमिनेटेड सिलिकॉन जो
स्टील जो शीट्स हैं जो कि एल शेप्ड, तो एल शेप्ड वाले जो सिलिकॉन स्टील शीट्स रहता है उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो ज्वाइनिंग पॉइंट है। इस ज्वाइनिंग पॉइंट से आपका इस ज्वाइनिंग पॉइंट की वजह से इसकी रिलक्टेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो सेम इसी रेक्टेंगुलर शेप की आपका सिलिकॉन शीट्स हैं, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील शीट्स हैं, उसको क्या करते हैं, स्टैकिंग करते हैं। मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसा क्या करते जाते हैं, अरेंज करते जाते हैं। क्लियर हुआ। और हर एक जो आपका शीट जो रहता है सिलिकॉन मटेरियल से क्या रहता है, लेमिनेटेड रहता है, ताकि उसकी रिलक्टेंस, ताकि उसकी क्या हो सके, रजिस्टिविटी प्रॉपर्टी हो बढ़ जाए, और एडी करंट के फॉर्म में उसमें लॉसेस की वैल्यू है वो क्या हो सके, कम हो सके। ठीक है। तो एडी करंट लॉसेस और हिस्टेरिसिस की लॉसेस को अवॉइड करने के लिए ही ट्रांसफार्मर की कोर का जो डिजाइनिंग है वो लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील शीट की स्ट्रिप्स को की स्टैकिंग करके क्या करते हैं, बनाते हैं। तो कोर टाइप का ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन करने के लिए क्या करता है, कोर टाइप के ट्रांसफार्मर का जो कोर जो रहता है उसको डिज़ाइन करने के लिए हम दो एल शेप्ड लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील को हम रेक्टेंगुलर शेप के फॉर्म में अरेंज, यहाँ पर दो को जोड़े हैं, देखो दो एल शेप है, दोनों को हम क्या कर दिए हैं, ज्वाइन कर दिए हैं। ठीक है। तो इसी टाइप से आपका रेक्टेंगुलर शेप्ड जो लेमिनेटेड सिलिकॉन शीट्स रहता है उसको स्टैकिंग करते हैं, एक के ऊपर एक ऐसा रखते जाते हैं, जिसमें हर एक जो स्टील जो शीट्स रहता है वो क्या रहता है, लेमिनेटेड रहता है, सिलिकॉन मटेरियल से लेमिनेटेड रहता है, सिलिकॉन मटेरियल से लेमिनेटेड रहता है। ठीक है। सिलिकॉन मटेरियल से क्या किया जाता है, लेमिनेटेड रहता है, लेमिनेटेड। ठीक है। सिलिकॉन मटेरियल से क्या रहता है, लेमिनेटेड रहता है। ठीक है। याद ये रहे कि जब भी हम सिलिकॉन स्टील शीट्स को हम स्टैकिंग करते हैं तो जो ज्वाइनिंग जो पॉइंट है, एल शेप्ड सिलिकॉन स्टील का स्ट्रिप है, उसकी ज्वाइनिंग जो पॉइंट है वो फ्रंट बैक पोजीशन में हो। मतलब जब हम अगला हम स्टैकिंग करके दूसरा रेक्टेंगुलर शेप्ड शीट को इसके ऊपर प्लेस्ड करें तो यहाँ पर अभी इसका ज्वाइनिंग का पोजीशन ये है, दोनों एल शेप्ड स्ट्रिप का। अगली बार इसके ऊपर का जो लेयर का जो सिलिकॉन स्टील शीट आएगा, ठीक है, उसकी जो ज्वाइनिंग है वो कहाँ पर मिले, ऐसा मिले। तो एक ही पोजीशन पर उसकी ज्वाइनिंग पॉइंट है वो नहीं आना चाहिए। अगर एक ही पोजीशन पर अगर इसकी ज्वाइनिंग अगर आ जाता है, ज्वाइंट अगर एक ही पॉइंट पर अपीयर हो जाएंगे तो इसकी रिलक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, एयर गैप होने के कारण क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। रिलक्टेंस, रिलेक्टिविटी प्रॉपर्टी इंक्रीज होने से इसकी परमिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा, और परमिबिलिटी रिड्यूस होने से हाईली इफिशिएंटली इससे होकर, कोर से होकर मैग्नेटिक फ्लक्स है वो पास नहीं हो पाएगा। तो मेनली एक कोर, ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लक्स को पास होने के लिए प्रॉपर पाथ प्रोवाइड करता है। इसकी जनरली परमिबिलिटी है वो एस पॉसिबल एस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। कोर की परमिबिलिटी क्या होना चाहिए, परमिबिलिटी है वो एस पॉसिबल एस क्या होना चाहिए, वेरी हाई होना चाहिए। तो जो कोर की परमिबिलिटी है वो वेरी हाई होगा। कोर की परमिबिलिटी अगर वेरी हाई होंगे तो ये क्या करेगा, प्रॉपर कोर की परमिबिलिटी हाई होगा। दैट मीन्स क्या होगा, प्राइमरी से जो फ्लक्स है, प्राइमरी से फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी में क्या हो जाएंगे, प्राइमरी से जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। प्राइमरी से फ्लक्स है वो सेकेंडरी में क्या हो जाएंगे, पासेस हो जाएंगे। क्लियर हुआ। तो मेनली कोर, ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है, प्राइमरी वाइंडिंग पे करंट फ्लो होने के कारण मैग्नेटाइजेशन के मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण उसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्रिएट होता है, दैट मीन्स फ्लक्स क्रिएट होता है। वो क्रिएटेड जो फ्लक्स है वो इस मैग्नेटिक सर्किट, दैट मीन्स इस कोर के थ्रू क्या करता है, पासेस करता है, और पास होकर के सेकेंडरी वाइंडिंग कॉइल को क्या करता है, लिंकिंग करता है। तो मेनली कोर का काम क्या है, एस पॉसिबल एस, ऐसा मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइड करना
ताकि प्राइमरी वाइंडिंग में जनरेटेड जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी वाइंडिंग की ओर पास हो जाए, उससे होकर पास हो सके। तो प्रॉपर ये क्या करेगा, मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइड करता है ताकि मैक्सिमम अमाउंट की जो फ्लक्स है, प्राइमरी से जनरेटेड जो फ्लक्स है, उस सेकेंडरी वाइंडिंग कॉइल को क्या कर सके, लिंक कर सके। क्लियर हुआ? तो इस टाइप से रहता है। दो एल शेप्ड ऐसा यूज़ करेंगे अपन, दो एल शेप्ड, ये एल हो गया एल शेप्ड, ऐसा रहता है पूरा, ऐसा, ये ऐसा ऐसा रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर दो एल शेप्ड आपका सॉफ्ट आयरन स्टील स्ट्रिप रहता है। ये बहुत सारे स्ट्रिप्स है, सॉफ्ट आयरन स्टील स्ट्रिप्स हैं, उसको क्या कर देते हैं हम, रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या कर देते हैं, अरेंज्ड कर देते हैं, स्टेकिंग कर देते हैं। रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करके स्टेकिंग करके हम क्या बनाते हैं, कोर डिज़ाइन करते हैं, जिसमें से हर एक आपका जो स्टील शीट्स जो रहता है सिलिकॉन मटेरियल से इंसुलेटेड रहता है। ठीक है, लेमिनेटेड रहता है, ताकि क्या हो सके, इसकी रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी हो बढ़ जाए। जब रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी इसकी बढ़ जाएगा तो इसमें एडी करंट और हिस्टेरिसिस की लॉसेस जो होंगे वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो एडी करंट और हिस्टेरिसिस के फॉर्म में जो एनर्जी की जो लॉस होता है, उस एनर्जी की लॉस को रिड्यूस करने के लिए ही हम ट्रांसफार्मर के कोर को सॉलिड कोर न डिज़ाइन करके लेमिनेटेड स्टील से बना हुआ कोर यूज़ करते हैं। ये आपका एल शेप्ड, ये एक एल शेप्ड आपका सिलिकॉन स्टील शीट्स हो गया। ये दूसरा आपका लेमिनेटेड सिलिकॉन, अनदर एक एल शेप्ड सिलिकॉन स्टील शीट्स हो गया। इन दोनों को हम इस टाइप से कनेक्ट किए कि ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में बन गए, रेक्टेंगुलर फॉर्म में बन गए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करते हैं, सिमिलर हम क्या करते हैं, इस सिलिकॉन लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील शीट्स के ऊपर एक अनदर हम स्टील शीट्स हैं उसको क्या कर देते हैं, स्टेक कर देते हैं, इसके ऊपर रख देते हैं। क्लियर हुआ? उसकी पोजीशन इस टाइप से रखा जाता है कि जो स्टील शीट्स का जो ये जॉइंट जो है वो एक साथ अपियर ना हो, एक ही पॉइंट पर अपियर ना हो। मतलब इसके ऊपर स्टेकिंग जब करेंगे तो अगला जो स्टील शीट्स का जो जॉइंट है वो इसी के ऊपर जस्ट ना आए करके कोई अनदर जगह, मतलब अगर यहाँ पर ऐसा आ जाए। ठीक है, तो इस टाइप से स्टील शीट्स हैं उसको क्या कर देते हैं, स्टेकिंग करते हैं। स्टेकिंग करके हम क्या करते हैं, कोर डिज़ाइन करते हैं। तो कोर, इस कंप्लीट कोर के ऊपर में क्या करते हैं, हाई परमेबिलिटी वाले मटेरियल है उसको क्या कर देते हैं हम, उसको क्या मटेरियल से बने ही ये वायर को हम क्या कर देते हैं, वाउंड कर देते हैं। ठीक है, लिम्ब बोलते हैं इसको, आर्म बोल देंगे। तो इस आर्म में हम क्या करते हैं, इस रेक्टेंगुलर शेप्ड कोर के लेफ्ट एंड राइट साइड, लेफ्ट एंड राइट आर्म में हम क्या कर देते हैं, हाई कंडक्टिविटी वाले मटेरियल से बने हुए वाले वायर को हम क्या कर देते हैं, वाउंड करके हम क्या कर देते हैं, कॉइल तैयार करते हैं। ऐसा कॉइल को, वायर को लपेट देते हैं, वायर को वाउंड करके क्या बनाया जाता है, कॉइल बनाया जाता है, वाइंडिंग, जिसमें से एक को हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी। ये क्या है, वाइंडिंग्स है, वाइंडिंग्स है। तो आपका कॉपर वायर है उसको वाउंड कर देते हैं किसमें, आइदर साइड ऑफ लिम्ब, इसको क्या बोलते हैं, लिम्ब, मतलब सीधा आर्म भी बोल सकते हैं, भाग बोल सकते हो। ठीक है, तो इसके लेफ्ट और राइट जो लिम्ब है, लेफ्ट और राइट लिम्ब में क्या करते हैं हम, लेफ्ट और राइट लिम्ब में कॉपर वायर को हम क्या कर देते हैं, वाउंड करते हैं। कॉपर वायर को वाउंड करने से जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसी को क्या बोलते हैं, वाइंडिंग बोलते हैं, या फिर उसी को क्या बोला जाता है, कोर बोला जाता है, कॉइल बोला जाता है। याद ये रखें, जब भी कॉपर वायर को वाउंड करके कोई कॉइल या फिर वाइंडिंग तैयार किया जाता है तो इसमें से हर एक जो वायर जो रहता है, हर एक जो वाइंडिंग का जो कॉपर जो लेयर जो रहता है वो क्या रहता है, ये जो वाइंडिंग्स है वो इस कोर से भी इंसुलेटेड रहता है, इंसुलेटेड रहता है। ये वाइंडिंग्स जो है वो कोर से भी इंसुलेटेड रहता है, और इस वाइंडिंग का हर एक जो लेयर है वो भी एक दूसरे से क्या रहता है, इंसुलेटेड। मतलब आप कॉपर वायर, जैसा कि ये आपका सपोज ऐसे सपोज इसके ऊपर हम ऐसा वाउंड कर दिए, एक लेयर का वाइंडिंग कर दिए,
फिर उसके बाद इसके ऊपर में क्लॉथ या फिर माइका या फिर पेपर जैसे मटेरियल को, इसके ऊपर ऐसा पेपर जैसे मटेरियल को ढक दिए, माइका पेपर जैसे मटेरियल को हम क्या कर दिए, उससे कवर कर दिए। कवर करने के बाद फिर हम उसमें क्या करेंगे, दूसरा लेयर माउंट करेंगे। फिर उसके बाद माइका या फिर पेपर जैसे मटेरियल को फिर से क्या कर दिए, कवर कर दिए, ताकि इसके इनर का जो कॉपर का वायर जो लेयर है वो अब उसके आउटर लेयर के साथ क्या ना हो, शॉर्टेड ना हो। तो कॉपर की वाइंडिंग्स है, लेयर है, उसको भी क्या किया जाता है, इंसुलेट किया जाता है ताकि शॉर्टेड ना हो। क्लियर हुआ। कॉपर जब वायर है उसको वाउंड करके जब हम कॉइल तैयार करते हैं तो ध्यान ये रहे कि ये जो वाइंडिंग्स है वो इस फिजिकल आपका कोर जो लेयर है, कोर जो स्ट्रक्चर है उससे भी क्या रहता है, इंसुलेटेड। बोथ कॉइल्स आर इंसुलेटेड। देखो कौन कौन इंसुलेटेड रहता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर इंसुलेटेड या आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर बोल सकते हैं, आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। दोनों कॉइल एक दूसरे से क्या रहता है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड रहता है, दोनों कनेक्टेड नहीं रहता, बट मैग्नेटिकली क्या रहता है, कपल्ड रहता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी भी एक दूसरे से आइसोलेटेड रहेगा। और ये जो कॉइल्स जो रहता है, कॉइल है उसको इस टाइप से वाउंड किया जाता है कि ये कॉइल जो है, कॉइल्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम कोर। तो जो कोर जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उससे भी ये क्या रहता है, आइसोलेटेड रहता है, इंसुलेटेड रहता है। डायरेक्टली कोर के ऊपर ही कॉपर वायर को वाउंड नहीं कर दिया जाता है, कोर के ऊपर एक इंसुलेटिंग मटेरियल का लेयर यूज़ करते हैं, चाहे क्लॉथ यूज़ करो, चाहे पेपर यूज़ करो, चाहे माइका यूज़ करो। तो माइका, पेपर और क्लॉथ जैसे मटेरियल का इंसुलेटिंग मटेरियल के यूज़ करते हैं। फिर उसके ऊपर में इस कॉपर वायर को क्या किया जाता है, वाउंड किया जाता है। क्लियर हुआ। तो सिंपली यहाँ पर ये था एल शेप्ड स्टील शीट्स यूज़ किए हम, स्टील जो शीट्स है यूज़ हुआ है वो एल शेप्ड यूज़ हुआ है। ठीक है, तो एल शेप्ड स्टील शीट्स यूज़ होता है, जिसमें एल शेप्ड जो स्टील शीट्स हैं उसको इस टाइप से अरेंज करते हैं कि उसके रेक्टेंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हो। क्या बन जाए, रेक्टेंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाए, तैयार हो जाए। उसमें एल शेप्ड जो स्टील शीट्स हैं उसको इस टाइप से रखा जाता है कि उससे क्या हो जाए, रेक्टेंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर है वो क्या हो सके, तैयार हो सके। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इस रेक्टेंगुलर शेप्ड जो आपका थिन जो शीट्स होते हैं उसको क्या करते हैं, स्टेकिंग किया जाता है। स्टेकिंग इस टाइप से करते हैं कि इस एल शेप्ड स्ट्रक्चर से फॉर्म्ड जो जॉइंट है, ये जॉइंट है वो एक ही पॉइंट पर अपीयर ना हो, मतलब इसी के ऊपर हर एक शीट्स का जॉइंट है वो ना आए। मतलब ऐसा रखो कि वो जॉइंट का पोजीशन है हर एक लेयर पे अलग रहे, मतलब किसी समय यहाँ पर जॉइंट अपीयर हो तो अगले स्टील शीट्स का जो लेयर जो आप इसके ऊपर प्लेस्ड करोगे उसकी जॉइंट्स है वो यहाँ पर, अगर जॉइंट्स हैं वो एक ही पोजीशन में अगर अपीयर हो जाएंगे तो उस पर्टिकुलर केस में इस कोर की रिलक्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, इसकी रिलेटिविटी प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाएंगे। और जब इसकी रिलेटिविटी प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज हो जाएंगे तो कोर की परमिबिलिटी लो हो जाएगा, परमिबिलिटी कम हो जाएंगे। कोर की परमिबिलिटी कम होने के कारण फ्लक्स की पासिंग में डिफ़िकल्टीज आएगा, मैक्सिमम अमाउंट में फ्लक्स है वो प्राइमरी से सेकेंडरी पे पास नहीं हो पाए। तो अगर आपको पासिंग जो रेट है उसको इंक्रीज करना है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होना चाहिए, यूज्ड कोर की परमिबिलिटी है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। यूज्ड कोर की परमिबिलिटी अगर इंक्रीज करना है तो कोर को सॉलिड कोर यूज ना करके क्या करते हैं, हम स्टील शीट्स के स्ट्रिप्स को स्टेकिंग करके कोर बनाते हैं, जिसमें से हर एक स्टील जो शीट्स रहता है वो सिलिकॉन मटेरियल से क्या रहता है, इंसुलेटेड रहता है, लेमिनेटेड रहता है। अब अबाउट उसमें जो कोर डिजाइनिंग में जो स्टील जो यूज़ होता है, आयरन जो यूज़ होता है, उसमें अप्रॉक्स 3.8% टू 4.5% की हम क्या करते हैं, सिलिकॉन मटेरियल को क्या करते हैं, ऐड करते हैं।
सिलिकॉन मटेरियल्स आर एडेड, ठीक है, सिलिकॉन मटेरियल्स आर एडेड अबाउट और अप्रोक्सीमेट 3.8% to 4.5% इन आयरन मटेरियल और इन स्टील, इन आयरन और सॉफ्ट स्टील टू इंक्रीज इट्स परमिबिलिटी प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ? इसकी परमिबिलिटी प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए ही क्या किया जाता है, इसमें 3.8% से 4.5% की सिलिकॉन मटेरियल को क्या किया जाता है, इसमें ऐड किया जाता है ताकि इसकी परमिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए, रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाए, क्या हो जाए, कम हो सके। रेजिस्टिविटी जब इंक्रीज कम होगा तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, इसमें एडी करंट और हिस्टेरिसिस जैसे लॉसेस है वो क्या होंगे, कम होंगे। क्लियर हुआ? तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो क्लियर हो तो लाइक कमेंट शेयर किया करो बीच बीच में, ठीक है। तो इस टाइप से बनाते हैं, एक बार और डायग्राम बना देता हूँ। ये आपका इस टाइप से दिखेंगे, हालांकि यहाँ पर ये ऐसा रहेगा, ऐसा, यहाँ से एक ऐसा और यहाँ से ऐसा रहेगा, मतलब दो ए शेप्ड है। अब अगली इस टाइप से बहुत सारे को स्टेकिंग कर दिया जाता है, ठीक है। अगर बहुत सारे स्टेकिंग करोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर तैयार होगा, ऐसा, जिसमें से ये आपका क्या है, ये आपका एक लेयर है, ये आपका ये क्या है, एक लेयर है, और हमें ये क्या है आपका एक लेयर है। इस टाइप से बहुत सारे लेयर को स्टेकिंग कर दिए, एक के ऊपर एक रखा जाता है। इसका स्टेकिंग जब करते हैं तो इस टाइप से करते हैं कि ये जो स्टेकिंग में स्टील का जो जॉइंट्स हैं वो जॉइंट्स है वो एक ही पोजीशन पर एक्सपायर ना हो। अगर एक ही पोजीशन पर एक ही पॉइंट पर सारे जॉइंट अगर आना हो आएंगे तो उस केस में उसकी रिलक्टेंस है, गैप होने के कारण उसकी रिलक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। रिलक्टेंस बढ़ने से उसकी परमिबिलिटी कम होंगे और परमिबिलिटी कम होने के कारण उससे होकर फ्लक्स पासिंग रेट है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। फ्लक्स की पासेस को क्या करेंगे, अपोज करेंगे, जिससे मैक्सिमम अमाउंट में फ्लक्स है प्राइमरी से सेकेंडरी में पास नहीं हो पाएगा। ये कंप्लीट सॉफ्ट आयरन स्टील का बना हुआ एक कोर है। अब इस कोर में हम क्या कर देते हैं, हाई परमेबिलिटी या हाई कंडक्टिविटी वाले मटेरियल का बने हुए वायर से हम क्या कर देते हैं, वाउंड करके कॉइल तैयार कर, ऐसा कॉइल तैयार कर। वैसे ही इसके आइदर दोनों साइड के लिम्ब में हम क्या करते हैं, हाई परमेबिलिटी हाई कंडक्टिविटी वाले मटेरियल से बने हुए वायर को क्या कर देते हैं, वाउंड कर देते। तो ये लेफ्ट लिम्ब है, राइट लिम्ब मतलब दोनों आर्म बोल सकते हैं, भाग बोल सकते हैं। तो उस कोर के आइदर लिम्ब लेफ्ट एंड राइट दोनों लिम्ब पर क्या कर देते हैं, हाई कंडक्टिविटी वाले मटेरियल से बने हुए वायर को क्या कर दिया जाता है, वाउंड कर दिया जाता है। वाउंड करने से जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसको हम क्या कॉइल बोलते हैं, फिर वाइंडिंग बोलते हैं। जिसमें से एक है वो क्या रहता है, ये प्राइमरी वाइंडिंग होता है और एक जो होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग। और मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का डेफिनेशन तो बताया ही था। तो जिस वाइंडिंग में हम एक्सटर्नल इनपुट एसी सोर्स सप्लाई देते हैं, एक्सटर्नल इनपुट एसी सोर्स को अप्लाई करते हैं, कनेक्ट करते हैं, वो प्राइमरी वाइंडिंग। और जिस वाइंडिंग में हम एक्सटर्नल लोड को कनेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये आपका वाइंडिंग्स है, ठीक है। दोनों वाइंडिंग्स पे नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो डिफरेंट होती है। इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन बोथ वाइंडिंग्स आर सेम देन दिस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर आइसोलेशन पर्पस इन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। क्लियर हुआ? इम्पीडेंस मैचिंग या फिर आइसोलेशन पर्पस के लिए ही यूज होंगे। अगर आपका प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, सेम है, ठीक है। जनरली the number of turns of both the windings are different if both windings have same turn then this transformer is used
दिस ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर आइसोलेशन पर्पस in different electronic circuits। ठीक है, अगर दोनों वाइंडिंग पे नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसकी अगर संख्या अगर सेम है तो उस पर्टिकुलर केस में जो ट्रांसफार्मर जो यूज़ होता है वो आइसोलेशन पर्पस के लिए यूज़ होता है। डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की अलग अलग स्टेजेस हैं, वो हर एक स्टेजेस को एक दूसरे से आइसोलेट करने के लिए, ताकि एक के कारण दूसरे की परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट ना हो। तो ये जैसे कि कहाँ पर यूज़ होता है, जैसे यूज्ड इन मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, आपने पढ़ा ही होगा। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में ये यूज़ होता है आइसोलेशन के रूप में। कब, कौन सा ट्रांसफार्मर? आइसोलेशन ट्रांसफार्मर मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में यूज़ होता है टू कपल दी वन स्टेज ऑफ एम्पलीफायर सर्किट टू अनदर स्टेज। ठीक है, तो एक स्टेज एम्पलीफायर को अनदर स्टेज एम्पलीफायर से कपल करने के लिए जो यूज़ होता है वो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है। और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में दोनों वाइंडिंग्स पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो ये था आई थिंक कोर टाइप का ट्रांसफार्मर। क्लियर होगा, सिंपल, दो एल शेप्ड है, सिलिकॉन स्टील शीट्स हैं, स्ट्रिप्स है, उसको क्या किया जाता है, ज्वाइन, ऐसा ज्वाइन करोगे, ये आपका ऐसा हो गया, और ये यहाँ से ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये आपका स्ट्रिप हो गया। फिर अगला वाला जो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, ऐसा, अभी ये ऐसा रहेंगे, ये ऐसा, दो रेक्टेंगुलर शेप्ड हो गया। इसका जॉइंट यहाँ पर आ रहा है, एक जॉइंट यहाँ पर आ रहा है, अब इसका जॉइंट यहाँ पर आ रहा है, इसका जॉइंट यहाँ पर आ रहा है, दोनों का जॉइंट का पोजीशन अलग है। अब इस वाले जो रेक्टेंगुलर शेप्ड आपका स्टील शीट्स हैं उसको स्टेकिंग करके इसके ऊपर रख दो। ठीक है, तो एक जॉइंट यहाँ पर पेयर होंगे और ये जॉइंट है यहाँ पर। तो देखो दो शीट्स का जो जॉइंट जो पॉइंट है वो अलग अलग पॉइंट पे पेयर हो रहा है। अलग अलग पॉइंट पे पेयर होने से क्या फ़ायदा है कि कोर की परमेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये है आपका, इस टाइप से किया जाता है। तो ये कोर टाइप का। फिर उसके बाद एक आपका वाइंडिंग टर्न है, उसको इसमें लपेट देते हैं, कोई इसमें लपेट देते हैं, ऐसा तो बन जाता है तैयार। क्लियर हो? तो आई थिंक ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन सबको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो क्लियर हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।